अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया था। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट रेडियन हैज बीन प्रेफर्ड एज एसआई यूनिट ओवर डिग्री। डिग्री के कंपैरेटिवली हमने जितनी भी एंगुलर मेजरमेंट्स की जब बात की है तो हम रेडियंस को एज एंगल ऑफ मेजरमेंट यूज कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है, डिग्री को क्यों यूज नहीं किया जाता, ये हमारा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, जो रेडियन है ये डायरेक्टली रिलेट करता है सर्कल की प्रॉपर्टीज को, क्योंकि आप जानते हैं हम आर्क लेंथ को डायरेक्टली रेडियस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और इस एंगल की खास बात ये है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी के तौर पे, यानी कि जस्ट एक नंबर की तरह आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स हैं जिस वजह से हम रेडियन को प्रेफर करेंगे। डिग्री अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स अचीव करने के लिए। और ये प्योरली सर्कल की जेन्युइनली जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा कि रेडियन इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस। रेडियन इसलिए प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं है। एंड रिलेट्स आर्क लेंथ डायरेक्टली टू द रेडियस, और ये आर्क लेंथ को रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ रिलेट करता है। इसका फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया हुआ था, दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। वहां से आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, वेयर वी ऑल नो दैट कि जो एस है ये आर्क लेंथ होती है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और 1 रेडियन एंगल कब बनेगा, इस पे हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि अगर जो आर्क लेंथ होगी बिटवीन 2 रेडियन, इसको आप यूं समझ सकते हैं कि लेट्स से एक सर्कल है और यहाँ से कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन आई से एफ पोजीशन तक चली गई है, और इस दौरान ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ये आर की इक्वल है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा ये 1 रेडियन तब होगा जब ये वाली आर्क लेंथ, क्योंकि ये जो कर्व्ड पाथ है ये आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि थीटा एंगल 1 रेडियन तब होगा जब आर्क लेंथ यानी कि ये कर्व्ड पाथ और रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको जो 1 रेडियन की डेफिनेशन भी मिल जाती है, तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए कि रेडियन बेस्ड प्योरली ऑन सर्कल प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने आपको बताया, ये सर्कल की प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है और इसका सर्कल की मेजरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि ये एक फिक्स्ड आप कह सकते हैं आपको मेजरमेंट्स ये प्रोवाइड कर रहा होता है। सो नेक्स्ट आप देखिए कि रेडियन इज अ प्योर नंबर, ये एक प्योर नंबर है इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स यूज्ड। आप जो सा मर्जी यूनिट यूज कर रहे हैं ये जस्ट एक नंबर की तरह है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि व्हाइल यूजिंग डिग्रीज, अगर आप डिग्री यूज करते हैं एंगल, सो एड्स एक्स्ट्रा कन्वर्जन स्टेप्स, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कन्वर्जन करनी पड़ेगी, यानी कि डिग्री को देन आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो विच मेक्स, क्योंकि आपको जो यूनिट्स है ना उसका आंसर चाहिए होता है एसआई सिस्टम में, तो डिग्रीज में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको अगेन से एसआई में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सो विच मेक्स फॉर्मूलाज मोर कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे दिस मेक्स रेडियन इज अ यूनिवर्सल मेजर ऑफ एंगल, यूनिवर्सल मेजर ऑफ एंगल है इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ आर द साइज ऑफ द सर्कल। सर्कल का साइज जितना मर्जी होगा, जब भी आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होंगे तो बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये इसके कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जिसको आपने इसके आंसर के लिए प्रोवाइड करना है पेपर में। नेक्स्ट आप देखिए 3.7, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटीज एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि जब सर्कुलर मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही होगी, सो इनिशियल से जब दोबारा इसी पॉइंट पर एक चक्कर काट के वापस आ जाए तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। और यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं ये लीनियर टर्म्स में आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है। सर्कल में मूव करती हुई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ये अलोंग द टेंजेंट होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब बॉडी सर्कल में एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि देखें जब कोई बॉडी किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करती है और दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाए तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज ही तो आपको वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी भी हमारी 0 हो जाएगी। और जब वेलोसिटी 0 होगी यानी कि नेट जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो 0 हो जाएगा, तो वहां से आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा अलोंग द टेंजेंट
या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है कि द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन ओवर वन रेवोल्यूशन इज जीरो, यानी कि मुकम्मल चक्कर में ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट आप एक्सप्लेनेशन देखिए कि वन ओवर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट एंड नेट चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, जो डिस्प्लेसमेंट है और नेट चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल होता है। सो एज द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा तो नेट चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से जीरो हो जाएगी। हाउएवर एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसके अंदर तीन तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, इसमें हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। लेट्स से यहीं पर इसको समझ लेते हैं कि ये एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेट्स से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म कर रही है। तो इसका अगर आप यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन ये अलोंग द टेंजेंट आएगा, दिस एक्सेलरेशन इज अलोंग द टेंजेंट एंड दैट वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और दूसरा आप देखेंगे ये बॉडी जो कि फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ इसमें मौजूद होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट टर्म जो सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है कि इसमें एक एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर डायरेक्टेड रहेगा, दैट वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो फोर्स इस बॉडी को सर्कल में रोटेट करवा रही है वो सेंटर डायरेक्टेड होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है लेकिन जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि हाउएवर द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसका फार्मूला हमने देखा था कि ये इक्वल होता है AC इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R, और ये एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर डायरेक्टेड होगा। ये आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा फार्मूला। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन रेन स्टॉर्म, तूफानी बारिश आ रही है विद अ स्ट्रॉन्ग विंड, साथ में तेज हवा भी चल रही है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड अम्ब्रेला, छतरी को पकड़ने की बेस्ट पोजीशन क्या है जिससे आप भीगने से बच जाए। डियर स्टूडेंट्स, जब हवा और बारिश मिक्स होके आएगी तो रेन फिर वर्टिकली नहीं, साथ विंड की वजह से वो टिल्ट एंगल पे फॉल करेगी। अब टिल्ट एंगल पे फॉल कर रही है, लॉजिकली तो हम ये कहेंगे ना कि जिस डायरेक्शन में बारिश पड़ रही है आप अम्ब्रेला को उस डायरेक्शन में प्लेस कर दें। लेकिन इसको हम यहाँ पे लॉजिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि लेट्स से ये पर्सन है, अब इसने भीगने से बचना है। खैर यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, यानी कि हवा जो चल रही है साथ, उसको आप हॉरिजॉन्टली पिक कर लें, और जो रेन है इसके हम वर्टिकल मोशन को इमेजिन कर लेते हैं कि रेन जो है इस तरह से वर्टिकली फॉल कर रही है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आप देखिए कि हमने भीगने से बचना है, तो मैंने आपको कहा कि आप टिल्ट एंगल पे अगर अम्ब्रेला को कैप्चर करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब ये देखिए कौन सी डायरेक्शन होगी, ये इन दोनों वेलोसिटीज की रिलेटिव डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर हम अम्ब्रेला को लिफ्ट कर लें इस तरह से तो फिर हम भीगने से बच सकते हैं, यानी कि जो रेन होगी हमारी वो स्टॉप हो जाएगी और हम भीगने से बच जाएंगे। ये था इसका जो टेक्निकली आंसर है। अब आप इसको देखिए कि द बेस्ट पोजीशन इज टिल्टेड फॉरवर्ड अगेंस्ट द विंड, यानी कि विंड की डायरेक्शन में, जैसे हवा ऐसे आके लग रही है तो आप इस अम्ब्रेला को ऐसे टिल्ट कर लें विंड की डायरेक्शन, टिल्ट मतलब टेढ़ा कर लें। उसके बाद फर्दर आप देखिए वजह क्या है कि रेन हैज टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स, रेन के यानी कि बारिश के दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक वर्टिकल होगा जो ऊपर से स्ट्रेट फॉल कर रहा है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज ड्यू टू विंड, यानी कि ये रेन के ही कंपोनेंट्स है बट ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि रेन ऐसे टिल्ट होकर फॉल कर रही होगी। अच्छा फिर आप क्या करेंगे, द रिजल्टेंट रेन डायरेक्शन इज एट सर्टेन एंगल, सारी बात हो मैंने आपको कहा कि हवा के साथ मिक्स होके जो रेन ड्रॉप है वो आपने देखा होगा वो टिल्ट फॉल कर रहे होते हैं, ऐसे टेढ़े से फॉल कर रहे होंगे, कभी वर्टिकली फॉल नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे विंड को भी साथ इंक्लूड करके बात करें। सो टिल्टिंग द अम्ब्रेला ऑपोजिट टू द विंड्स डायरेक्शन, यानी कि हवा की डायरेक्शन के उलट, मतलब इस तरह से हवा लग रही है तो आप अम्ब्रेला को उसकी डायरेक्शन में प्लेस कर दें। सो ब्लॉक्स द नेट पाथ ऑफ द रेन, तो जो रेन का पाथ होगा वो इस तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, एक बॉल है उसको आपने रस्सी के साथ बांध दिया है। कैन सपोर्टेड का ये मतलब होगा कि वो जो रस्सी है उसने बॉल के वेट को बियर किया हुआ है
और रस्सी टूट नहीं रही, बॉल उसके साथ बांधी है तो बस इस तरह से हैंग हो रही है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या है कि विदाउट ब्रेकिंग, और वो ब्रेक नहीं कर रही, मतलब यहाँ पे उसने ये बोल दिया इफ इट इज विल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, अगर आप इसी रस्सी के साथ बंधी हुई बॉल को इस तरह वर्टिकल सर्कल के अंदर विल करना शुरू कर दें, मतलब घुमाना शुरू कर दें, तो इट ब्रेक्स, वाई, ये टूट जाती है, क्या वजह है? डियर स्टूडेंट्स, जब आपने सिर्फ बॉल को रस्सी के साथ बांधा होगा, तो रस्सी में सिर्फ एक ही फोर्स है जिसको ये ओवरकम कर रही है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉल। वेट ऑफ द बॉल नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड लग रही है। अब स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस वजह से वो बॉल को उसने सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन जब आपने इसे घुमाना शुरू किया वर्टिकल सर्कल में, अब आप देखें जस्ट टॉप पोजीशन पे तो नहीं, जस्ट बॉटम पोजीशन पे आप जरा गौर कीजिए। बॉटम पोजीशन पे बॉल का वेट एक तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और दूसरा आप चूंकि सर्कल में घुमा रहे हैं, सो इसके अंदर जो टेंशन फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉल के वेट को भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने प्रोवाइड करनी है दैट इज ड्यू टू द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, वो भी यहाँ पर मौजूद होगी। अब ये नेट इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो हमारी स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ से जो नेसेसरी फोर्सेस आपको रिक्वायर्ड है वो ज्यादा हो जाएंगी, एज अ रिजल्ट वो स्ट्रिंग हमारी ब्रेक कर जाएगी। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ प्रोवाइड किया है कि व्हेन बॉल इज एट रेस्ट, जब बॉल शुरू में रेस्ट पर होगी, द स्ट्रिंग ओनली हैज टू सपोर्ट द बॉल वेट, तो स्ट्रिंग को बस बॉल का वेट ही बियर करना होगा। बट ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब आप इसको वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे, सो द स्ट्रिंग मस्ट बी सपोर्ट बोथ, फिर दो चीजों को सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि पहले सिर्फ वेट था, अब दो चीजें, द वेट ऑफ द बॉल, अब बॉल का वेट तो है ही, द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कल, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी साथ चाहिए। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा फिर लोएस्ट पोजीशन पे अगर आप बात करें, एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल द टेंशन इज गिवन बाय, आप टेंशन इन द स्ट्रिंग इजीली ट्रेस कर सकते हैं। देखिए ये जो बॉल है, लेट्स से ये बॉल को आप वर्टिकल सर्कल में विल कर रहे हैं, तो बॉल का वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये किधर एक्ट करेगी, अपवर्ड। अब आप देखिए नेट फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं, सो नेट फोर्स इज सिंपली गिवन बाय टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है और वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सो टी को मैंने पॉजिटिव लिखा और वेट को नेगेटिव लिखा। अब आप यहाँ से देखिए कि नेट टेंशन कितनी एक्ट कर रही है, वेट इधर आके ऐड हो जाएगा, नेट फोर्स एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, सो दिस वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू पे इधर ऐड कर दें, एफ सी किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी। अगर आप देखें तो नेट जो इफेक्ट है हमारा टेंशन का वो इंक्रीज कर गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। अब आप देखिए नेट जो टेंशन एक्ट कर रही है ना स्ट्रिंग में वो इंक्रीज कर गई, एक तो वेट है और दूसरा साथ में वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय ड्यू टू द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग जो उस बॉल को प्रोवाइड कर रही है वो भी साथ। तो ये दो इफेक्ट्स हमारे नेट इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगे, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ से इंक्रीज कर जाएगी और स्ट्रिंग जो है हमारी ब्रेक कर सकती है या कर जाएगी। सो इफ टेंशन फोर्स इज मच ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देन इट विल ब्रेक, फिर वो ब्रेक कर जाएगी। ये टेक्निकली आप इसका इक्वेशन एनालिसिस भी यहाँ पर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछा जा रहा है मुख्तलिफ केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है। जैसे नंबर वन आप देखिए, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है? आपको ये मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है इन एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन अगेन से आप देख लें कि जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये हमेशा अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि वो फ्री फॉल स्टेट में होता है। अब आप देखिए उसको अर्थ के सेंटर की तरफ कौन पुल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है ये नेसेसरी सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है सैटेलाइट को ताकि वो अर्थ के अराउंड ही ऑर्बिटिंग करता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सैटेलाइट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का सोर्स है वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, तो विच इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट। इस तरह बी केस है, कार टर्निंग ऑन लेवल रोड, एक गाड़ी एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है तो उसको हमने मतलब ऐसे मोड़ काट रहे हैं आप गाड़ी का, तो आप बताइए कि अब क्योंकि वो मोड़ काटने का मतलब है कि आप उसे सर्कल में कहीं रोटेट करवा रहे हैं ना, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? आपको पता है कि टायर और रोड के बिटवीन जो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होगा
ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्सेज होंगी वो प्रोवाइड करेंगी। सो प्रोवाइड बाय फ्रिक्शन बिटवीन जो टायर एंड रोड, और इसका फार्मूला है Fc इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज इक्वल टू म्यू n। सही है, n इज द नॉर्मल रिएक्शन और म्यू जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये फार्मूला आपने लास्ट में लिखना है। सी केस है स्टोन बिल्ड ऑन अ स्ट्रिंग। ये तो अभी आपको बता दिया है कि स्टोन को ये रस्सी के साथ बांध के जब आप वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे, सो जो टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग है वो इसको नेसेसरी सफिशिएंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।